let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. OneFootball is the place that I go every single day as soon as I wake up. It is free to use. It has got all the latest reports and news regarding your club and all the leagues that you have been following. Plus, it has live tickers as well. So if you're missing a match and you want to know what's happening in the match, you can check out the live tickers. The stats over there are very much detailed, and they also have the transfer saga coverage as well. So what are you waiting for? Go down into my description, download OneFootball application from over there, or scan this QR code on the screen. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अप फॉर सेल, बट क्यों? हमने सुना, काफ़ी सारी न्यूज़ेस सुनी कि भाई कतारी स्टेट ओन्ड एक पार्टी है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को 100% परचेज करना चाहती है, पूरा बाई आउट करना चाहती है। हमने सुना कि सर रैटक्लिफ भी एक 6 to 7 बिलियन पाउंड्स की एक डील लेके आ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। बट देन एक न्यूज़ है जो हम इग्नोर कर रहे हैं कि वाई डज द ग्लेजर्स वांट टू सेल नाउ? क्या ये उन प्रोटेस्ट की वजह से हो रहा है? क्या ग्लेजर्स फाइनली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गिव अप कर रहे हैं बिकॉज फैंस ने इतना प्रोटेस्ट किया ग्लेजर्स आउट का? आई डोंट थिंक सो मेरे भाई, बिकॉज ये टोटली मार्केट और टोटली फाइनेंशियल ड्रिवन मूव है मेरे अकॉर्डिंग। एंड जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा फील होता है कि ग्लेजर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फील कर रहे हैं भाई कि बेटर है कैश इन कर लो, क्योंकि भाई इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। टाइम इज राइप। एक्चुअली जब ग्लेजर्स ने टेक ओवर किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड का 2005 में, सो दे टुक मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर 790 मिलियन पाउंड्स। अपने जेब से इन्होंने 270 मिलियन पाउंड्स लगाया था। बाकी का जो बचा हुआ वैल्यू है वो उन्होंने क्लब्स को डेट में दे दिया। अब उसके बाद से तब से लेके अब तक ये जो ग्लेजर्स फैमिली है ये डिविडेंड्स खा रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, ठीक है। और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइनिंग्स की हैं बथेरे 1 बिलियन पाउंड्स तक की साइनिंग की है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, एंड लुक एट देम वेयर दे आर। अभी जस्ट इनका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है, बट वी नो कि भाई कितना बुरा सिनारियो में मैनचेस्टर फंसी थी। 1 बिलियन यूरो स्पेंड करने के बाद भी दे वरंट एट द टॉप पोजीशन से, यार ट्रॉफी लेस गए हैं कई सालों तक। तो यहाँ पे अब एक एजेंडा ऐसा आ चुका है, जोएल ग्लेजर जो हैं एंड अवराम ग्लेजर, ये जो दो लोग हैं, इनको फील हो रहा था कि भाई बेटर रहेगा हम अपने सिबलिंग्स को बाय आउट कर लें, ठीक है, क्योंकि 4 और लोग हैं इनके साथ जो वर्क करते हैं। बट जब इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई अपने सिबलिंग्स की जो वैल्यू, जो उनके शेयर्स है, ये डायरेक्टली खरीद नहीं सकते हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया भाई बेटर है कि भाई पूरा उठा के बेच दो। अब वैल्यूएशन अगर निकाला जाए कि भाई ये लोग इस डील से कितना कमाएंगे, तो जैसे कि मैंने बताया अपने पॉकेट से इन्होंने 270 मिलियन पाउंड्स दे रखा था उस साल 2005 के समय में। अभी अगर ये लोग बेचेंगे सब कुछ मिला के, दे विल बी गेटिंग समवॉट अराउंड 4.59 बिलियन पाउंड, जो कि 17 टाइम्स मोर होगा व्हाट दे इन्वेस्टेड बैक इन 2005। तो भाई साहब ये छोटी सी एक स्टोरी थी कि व्हाई दे आर वांटिंग टू सेल। इसके बैक एंड पे ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ें हैं यार, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इतना ही आपको जानना चाहिए, इससे आपका धंधा काम निकल जाएगा, ठीक है। और आपको और डिटेल में जानना है तो ऑब्वियसली आप फिर और आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे कम्स इन कतारी साइड एक, और एक सर रैटक्लिफ की साइड। हम रैटक्लिफ के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इस कतारी स्टेट ओन्ड वाली चीज के बारे में बात करते हैं। अब देखो ये जो बिड आ रही है, कई लोगों को लग रहा है कि भाई कतर स्टेट की तरफ से बिड है, जैसे कि हमने न्यूकासल को देखा परचेज होते हुए, जैसे PSG ओन्ड है, हमको लग रहा है कि भाई ये भी वही है। बट देन गाइस लेट मी टेल यू कि यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी की तरफ से ये ऑल मल्टी बिलियन डील जो होगी वो टोटली ऑल इन कैश होने वाली है। यहाँ पे दिस गाय शेख जसीम अल थानी, हु इज द सन ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतार, एंड इनकी जो एक एजेंसी है या इन्होंने जो एक कॉर्पोरेशन खोल रखी है 92 फाउंडेशन, उनके तरफ से ये प्राइवेटली अपने पॉकेट से ये पैसे देंगे। तो यहाँ पे कोई स्टेट बैकिंग नहीं है, एक बंदा एक इंडिविजुअल ओनर होगा जो कि इस क्लब को खरीदना चाह रहा है, ठीक है। तो समझने की हमें ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हाउ इज इट डिफरेंट दैन PSG या मैनचेस्टर सिटी? तो मैनचेस्टर सिटी की ओनरशिप स्टेट बैक्ड है, ठीक है, और PSG भी बैक्ड है बाय QSI, कतारी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि UEFA के रेगुलेशंस हैं कि एक जो क्लब है उसके जो मेजॉरिटी ओनरशिप है, मेजॉरिटी स्टेक्स है, जिसके पास है वो बंदा दूसरे क्लब को नहीं ले सकता अगर वो दोनों क्लब सेम टूर्नामेंट में खेलता है। जैसे कि बस सुनी थी हमने कि भाई QSI जो है, जो एजेंसी जो PSG को ओन करती है, वो टॉटनहम और मैनचेस्टर को भी खरीदना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने नासर अल खलीफी जो कि चेयरमैन है इनके, इन्होंने उनको लगा रखा था, ठीक है, कि भाई तुम भी देखो दाखो। बट देन UEFA भाई डिनाई कर देगा, तुम टॉटनहम हो, तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, तुम किसी को परचेज नहीं कर सकते, तुम उसमें मेजॉरिटी स्टेक्स नहीं ले सकते, बिकॉज ये दोनों ही क्लब एक टूर्नामेंट में, मतलब चैंपियंस लीग में और प्रीमियर लीग में दोनों ही क्लब्स खेलेंगे, तो यहाँ पे डिवीजन आ जाता है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया इंसान निकल के आता है, जसीम भाई साहब हमारे, जो कि यूनाइटेड को 100% परचेज करना चाहते हैं, डेट फ्री करना चाहते हैं, और एक फाउंडेशन जिनका नाम है 92 फाउंडेशन। अब 92 फाउंडेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 92 फाउंडेशन का नाम क्यों रखा? बिकॉज ही इज़ वेरी मच
impressed by the class of 92 of Manchester United. He has been a huge fan of Manchester United. उन्होंने भाई काफ़ी लंबे समय से मैनचेस्टर को फॉलो किया है, उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली है यूके में आके, तो काफ़ी सारा उनका कनेक्शन है यहाँ पे यूनाइटेड को, तो डेफिनेटली ये 100% ओनरशिप ले जाएंगे एंड वी स्टिल डोंट नो इफ दैट वुड हैपन और नॉट। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे लोगों से हेल्प ले रखी है इस चीज़ को, डील को गो थ्रू करने के लिए। बट यहीं पे आते हैं सर रैटक्लिफ, वो भी यूनाइटेड के बहुत बड़े फैन है, बट देन उनका भी एक सिमिलर सिनारियो है दैट वो ओन करते हैं नीस को भी, जो लीग वन का क्लब है। तो यहाँ पे भी अगेन यूएफए के एक जो रेगुलेशंस है उसमें एक थोड़ी सी बाधा आएगी कि भाई एक इंसान मेजॉरिटी शेयर्स नहीं होल्ड कर सकता दो क्लब्स में, बिकॉज नीस अगर चैंपियंस लीग में खेलती है, यूनाइटेड अगर चैंपियंस लीग में खेलती है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हो सकता है प्रोबली ना हो पाए रैटक्लिफ वाली डील। बट देन फैंस लोगों से पूछा गया, एक उनके ओपिनियन लिया गया, तो भाई 62-65% जनता कहती है भाई रैटक्लिफ अगर ओन करेंगे तो बेहतर होगा, वी डोंट वांट कतारी ओनरशिप यार। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आपके हिसाब से क्या लगता है क्या होना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट जो भी होगा भाई ग्लेजर्स वुड बी आउट। और यहाँ पे जितनी रिपोर्ट मैंने यहाँ पे शेख जसीम अल थानी साहब की सुनी है, उन्होंने जो भी चीज़ें कही हैं, बल्कि हाँ उन्होंने नहीं कही है, मतलब उनकी तरफ से आई हैं कि वो यूनाइटेड को वापस से वो यूनाइटेड बनाएंगे जो यूनाइटेड थी। वो जस्ट सिर्फ यूनाइटेड को एज अ ब्रांड ग्रो नहीं करेंगे, यूनाइटेड के जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स है उनको बेहतर करेंगे, स्टेडियम में इंप्रोवाइजेशन करेंगे और फिर प्लेयर्स को साइन करने में हेल्प करेंगे। मतलब यूनाइटेड को एज अ होल डेवलप करेंगे स्पोर्टिंग एजेंसी की तरीके से, एंड दे विल वांट टू ब्रिंग बैक यूनाइटेड टू वेयर दे वर। तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा इनका प्रोजेक्ट, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और डेट फ्री कर देंगे यूनाइटेड को, सबसे बड़ी बात तो ये है। बट दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट जो कि बहुत मेजर डिस्कशन है। मैं इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। मैं सब कुछ जानना चाहता था, तब मैं इसके बारे में बात करना चाहता था। जो भी एक स्कैंडल की बात आ रही है कि बार्सिलोना ने रेफरीज को पैसे दिए, देखो गाइस अभी बोलना बहुत आसान है, बार्सिलोना इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्लब इन वर्ल्ड फुटबॉल, हमको पता है भाई। और भाई हिस्ट्री रही है बार्सिलोना की दैट दे हैव बीन हेटेड। पहले स्पेनिश अथॉरिटीज हेट करती थी, उनका जो डिक्टेटर था वो हेट करता था, अब छोटे छोटे 12 साल के बच्चे हेट करते हैं बिकॉज दे नो शिट। तो यहाँ पे हम शिट हाउसरी नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज हैपनिंग एंड क्यों बार्सिलोना के ऊपर ये सीरियस एक्विजिशन लगाए जा रहे हैं जो कि यार बहुत ज़्यादा डीमीनिंग है और बार्सिलोना की इमेज को बहुत खराब किया जा रहा है। और उस समय ये न्यूज़ निकल के आई जब बार्सिलोना एक्चुअली में बेहतर कर रही थी। तो होता क्या है सिनेरियो, मैं आप लोगों को आराम से समझाता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट लेते हैं हम, कि बार्सिलोना के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो करेंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक पेमेंट जो कि बार्सिलोना ने की थी टू अ कंपनी ओन्ड बाय जोसे मारिया एनरिकेज। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये बंदा ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट था स्पेनिश फुटबॉल के रेफरी कमेटी का। प्रॉब्लम बस यही है कि जब हमने इस बंदे को पैसा दिया, अब वो क्यों दिया हम वो बाद में बात करेंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस गाय वाज द वाइस प्रेसिडेंट एट द स्पेनिश फेडरेशन, मतलब रेफरी वाली कमेटी का। तो होता क्या है कि यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बार्सिलोना को पॉइंट डिडक्शन करना चाहिए जो कि जुवेंटस के साथ हुआ। भाई यूए ने फ्रॉड किया है भाई, उन्होंने वो अपनी वैल्यूज़ में जो उनकी जो डेटा शीट आती है उसमें चेंजेस किए थे यार, दिस इज नथिंग लाइक दैट। इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली होगी एंड विल फाइंड आउट कि भाई इसके एक्जैक्टली मतलब क्या है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीपल आर थ्रोइंग एलिगेशंस कि भाई तुमने रेफरी खरीदा है, ये किया है, वो किया है। भाई लोगों को बात नहीं पता है। अब देखो होता क्या है कि कैडेना एसईआर जो कि स्पेनिश रेडियो आउटलेट है, उन्होंने बार्तुमू से बात किया, बार्तुमू ने कन्फर्म किया कि येस उनकी तरफ से एक थर्ड पार्टी को पेमेंट गई थी, जो कि वो पेमेंट 2003 के टाइम से चली आ रही जब लेपोर्टा का पहला टेन्योर था। तो बार्सिलोना ने एक्सेप्ट किया कि भाई यहाँ पे एक्सटर्नल कंसल्टेंसी को उन्होंने कंसल्ट किया था ऑब्वियसली, और वो कंसल्ट इसलिए किया था क्योंकि दे वांटेड टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेफरीज जो कि ला लीगा में वर्क कर रहे हैं। अब वो जो कंसल्टेंट थी वो बार्सिलोना के प्लेयर्स को एंड उनके स्टाफ मेंबर्स को रेफरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देती कि भाई ये रेफरी ऐसा है, इससे आपको ऐसे डील करना है। और ये बहुत नई बात नहीं है, बहुत सारे क्लब्स हैं, एलीट क्लब्स हैं, वो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेगमेंट को अपने क्लब में रखते हैं जोड़ के। अब जैसे कि तुम बात करोगे रियल मैड्रिड की, तो कार्लोस मिगिया दाविला ये बंदे थे जो कि रियल मैड्रिड इंस्टीट्यूशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग किए थे 2009 में। बट हाँ बात यही थी कि भाई बंदा उस टाइम पे रिटायर्ड था। बट इधर प्रॉब्लम क्या है कि भाई इधर पेमेंट्स की गई हैं कैसे कंपनी को जिसका जो ओनर है वो स्पेनिश फेडरेशन, मतलब जो रेफरी कमेटी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बंदा उसमें काम कर रहा था। दिक्कत बस यही है, और ये ऐसे टाइम पे हो रहा है ना जो कि सारी चीज़ें बार्सिलोना के अगेंस्ट एकदम भाई क्रिस्टल क्लियर लग रही है यार। कोई भी देखेगा कहेगा अरे भाई हाँ ये तो भाई दिक्कत की बात है। और एक्चुअली में वर्स्ट सिनेरियो पता है क्या है कि जब स्पेनिश एफए का रिफॉर्म हुआ, रेफरी कमेटी का पूरा रिफॉर्म हुआ, उस पॉइंट टाइम पे जोसे मारिया एनरिकेज को हटाया गया, उन्होंने या तो छोड़ा, उस पॉइंट टाइम पे ना इनकी पेमेंट भी बंद हो गई। तो देख रहे हो हर चीज़ कैसे जुड़ के आ रही है बार्सा के अगेंस्ट में। अब आई डोंट नो, मे बी दे वुड बी गिल्टी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं रिपोर्ट्स क्या है। बट देन ये सारी चीज़ें जो फॉर्म आउट हो रही हैं वो इतनी पिन परफेक्ट कैसे फॉर्म आउट हो रही हैं, मतलब
couldn't there be somebody behind it to do all of this shit? मुझे नहीं पता भाई, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा। अब देखो सिंपल सी बात ये थी कि जो भी पैसा दिया गया वो दिया गया डैस्निल 95 को, जो कि एनरिकेस की कंपनी है, बट जो भी डीलिंग हुई है वो इस बंदे के बेटे के साथ हुई है। लपोटा कहते हैं कि भाई, एंड बार्तुमू ने भी इस बात को कंफर्म किया कि भाई जिस मेरे टाइम पे जो डीलिंग हो रही थी वो इस बंदे के बेटे हैवियर के साथ हो रही थी। ही डिडंट इवन नो कि ये कि एनरिकेस इसका बाप है और वो उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भाई ठीक है, यू वुड बिलीव इट और यू वुड नॉट बिलीव इट। बार्तो ने बोला है भाई, बार्तुमू की बात का भाई कौन ही भरोसा करेगा ऑब्वियसली, बट देन ही हैज सेड दिस। और एक और बात है जो कि हमारे अगेंस्ट है कि जो एनरिकेस जो भाई बंदे हैं जिनसे हमारी डीलिंग हुई थी, उन्होंने कैडेना ICR को ये बताया कि भाई सारी जो डीलिंग हुई ना वो वर्बली हुई है, मतलब जो भी पेमेंट्स है ना उनका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। बट बार्तो कहते हैं कि भाई उनके पास रिटन डॉक्यूमेंट है। तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, वी विल फाइंड आउट कि व्हाट हैज़ हैपेंड। बट भाई यार ये बहुत ही हरामीपन है जो भी बार्सोना के साथ हो रहा है भाई। हिस्ट्री में ये हमेशा हमारे अगेंस्ट होता है। ये जो डिक्टेटर थे भैया हमारे फ्रांसिस्को फ्रैंको, इनकी डिक्टेटरशिप में भी हमारे क्लब का नाम बदलना पड़ गया भाई। क्लब दे फुटबॉल बार्सिलोना करके हम फिरते थे। कैटलन कोई बंदा बोल नहीं पाता था, वो कोई कैंप नो में कैटलन बोली जाती थी, उन्होंने बैन कर दिया था। उसके बाद से भाई एक और इंसिडेंट था सितंबर 1976 का, जब वहां पे रेफरी एंटोनियो कमाचो ने ओपनली मीडिया में ये बात बताई कि भाई जब तक जोसे प्लाजा चीफ ऑफ रेफरी एसोसिएशन है तब तक बार्सिलोना ला लीगा नहीं जीतेगा। तो तुम देख रहे हो बार्सिलोना के अगेंस्ट ऑलरेडी एजेंडा काफी सालों पहले से चला आ रहा है भाई। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, एंड दिस हेट, दिस नफरत और ये स्लैंडर और ये मॉकरी और ये हिलेरियस एक्यूजेशंस हमारे पे आज लग रहे हैं भाई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लगते आ रहे हैं। तो साला हमने तब भी फाइट किया और हम अब भी फाइट करेंगे। तुम मजाक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक लेजेंडरी क्लब है बार्सिलोना, इसकी इमेज को खराब किया जा रहा है बिकॉज ऑल ऑफ दिस शिट हाउजरी। तेबास कहते हैं कि हरामखोर मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कर नहीं सकता, बिकॉज ये जो भी काम हुआ है ये 2018 में हुआ है, मेरा डेटा शीट उस टाइम का नहीं है, ठीक है। मतलब ही कांट इन्वेस्टिगेट 2018 वाले सारे डील्स को। तो ये पूरा टोटल सिनारियो था भाई बार्सिलोना का रिगार्डिंग। अब आपको जो बनाना है इसका तुम बनाओ, मेरा काम था तुमको बताना। आई हैव टोल्ड यू दैट। बट अभी इंपॉर्टेंट बातों पे आते हैं, ठीक है। चलो ये बातें हो गई, काफी लोगों ने मुझसे पूछा था इसके बारे में बात करने को, सो आई हैव मेड माय ओपिनियन अबाउट दिस एज वेल, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट द प्रीमियर लीग, क्योंकि वहां पे भी बहुत ही हरामखोरी हो रही है। हमने देखा कि भाई कि 4th कॉन्जिक्यूटिव गेम्स में यहाँ पे चेल्सी ने भाई पॉइंट्स नहीं विन किए एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर। 4 मैचेस में एक ही गोल मारा भाई। ग्राहम पॉटर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। कल भी उन्होंने गेम खेला था साउथहैम्पटन के अगेंस्ट एंड हरामखोर 1-0 की लॉस एट होम। दिस इज हॉरेंडस यार। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब तक टॉड बोली झेलेगा एंड कब तक चेल्सी फैंस झेलेंगे। चेल्सी फैंस जितने लोग आप लोग देख रहे हो, टेल मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वुड यू वांट ग्राहम पॉटर टू स्टे, और इफ स्टे तो कब तक? व्हाट वुड बी द लास्ट लाइन, लास्ट गेम क्या होगा? मेरे ओपिनियन में डॉर्टमुंड वाला गेम होना चाहिए लास्ट गेम फॉर टॉड बोली। चाहे जो भी हो, अ क्लब लाइक चेल्सी कैन नॉट मिस आउट ऑन द टॉप 6 टॉप 7 यूरोपियन स्पॉट से मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर देम मेकिंग सो मेनी बिग साइनिंग्स यार। तो मेरे ओपिनियन में आई थिंक लास्ट गेम दो डॉर्टमुंड वाला, और बस उसके बाद भाई टाटा बाय बाय सी यू वट एवर इट इज भाई। रिपोर्ट जो है कि अगर सैक करोगे तुम ग्राहम पॉटर को, तुमको 50 मिलियन पाउंड्स की फी देनी पड़ेगी ग्राहम पॉटर की सिर्फ सैकिंग के लिए। तो भाई मुझे नहीं पता कि भाई दे वुड कैन अफोर्ड इट और नॉट। अफोर्ड तो कर ही सकते हैं हराम को, जब 100 मिलियन प्लेयर्स उठा ले रहे हो तो। बट देन अगेन इट कम्स ऑन टू स्पोर्टिंग डिसीजंस। तो यार कि क्या चेल्सी यहाँ पे थ्रू आउट द होल सीजन देखना चाहती है ग्राहम पॉटर को, और एल्स मिड सीजन वो सैक करके लाएंगे। अब लाएंगे भी तो किसको लाएंगे भाई? कौन अवेलेबल है? लूचो, पोचेटिनो, आई डोंट नो, वो तुम बताओगे। बट फॉर्म बहुत खराब है। दे डिड नॉट a good game. I think they had a few chances but उन्होंने मिस किए। The only positive in this game मुझे लगा एंजो फर्नांडिस एंड फोफाना, जिसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। आस्पिलिकेटा को बड़ी भारी इंजरी हुई है, बंदा हॉस्पिटल में है। अच्छा लगा देख के कि भाई वेस्ले फोफाना को भाई स्टार्ट मिला फॉर द फर्स्ट टाइम भाई, उसने जब से क्लब को साइन किया है। ही इज बैक फ्रॉम इंजरी, बट देन थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर चेल्सी यार। 20 पोजीशन साउथहैम्पटन से तुम हारते हो। एंड टॉकिंग अबाउट लॉस, आर्सेनल भी हार रही थी वाला गेम बेटा। एस्टन विला के अगेंस्ट गेम था जो आर्सेनल का, दे वर अपरेंटली लूजिंग दैट गेम अंटिल शिटहाउजरी डन बाय एमी मार्टिनेज यार। तो मतलब बंदा भाई क्या ही बताऊं मैं। जॉर्जिनो ने विनर मारा और मार्टिनेली ने उसके ऊपर भाई 90+ आई थिंक बहुत लंबा टाइम 3rd मिनट उसने गोल स्कोर किया, खाली गोल में गोल उसने डाल दिया। और भाई उनाई एमरी कहते हैं, मैं कह रहा था कि भाई एमी मार्टिनेज से कि भाई कॉर्नर किक के लिए ऊपर मत जाओ, नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे तुम देखो आर्सेनल का कमबैक, क्या फाड़ कमबैक था। मतलब जॉर्जिनो इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिनसे आप गोल्स एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट देन आज उसने एक ब्लाइंडर का गोल मारा। पोल पे बॉल लगी, एमी मार्टिनेज के खोपड़े पे बॉल लगी और गोल अंदर चला गया। मतलब हाउ अनलकी एमी मार्टिनेज वाज ऑब्वियसली। एंड ओडेगार्ड भाई साहब आज के मैच में 7 चांसेस क्रिएटेड। बुकायो साका का ब्लाइंडर ऑफ अ गोल था भाई। ट्रोजार्ड का अच्छा गेम था। इवन एनकेटिया हैड अ डिसेंट गेम। बट एक बात तो मुझे पता नहीं क्यों रियलाइज होती है विद एवरी पासिंग गेम ऑफ आर्सेनल दैट दे हैव टू साइन अ गुड स्ट्राइकर नेक्स्ट सीजन। और यहाँ पे आर्सेनल ने इस गेम को जीता, दे हैव गॉट द एडवांटेज नाउ, उनको बेनिफिट मिला
नॉटिंघम की हेल्प से। नॉटिंघम और सिटी का जो गेम था भाई, क्या गेम भाई साहब, मतलब ये गेम ऐसा था कि सिटी नॉटिंघम को 5-0 तोड़ी होती, मतलब समझो ऐसा 4-0 5-0 वाली स्कोर लाइन कहीं नहीं गई थी भाई। हार्ड ओपन गोल मिस करते हैं लपोर्ट के हेडर सीधे केलर नवाज के हाथों में आता है। एंड बाय द वे केलर नवाज ने भाई साहब इतनी भयंकर आज गोलकीपिंग की है यार। फिल फोडन ने पास नहीं किया भाई, हालैंड को बगल में टहल लेते, एर्लिंग हालैंड पास आ जाता तो गोल मार देता बंदा। तो दिक्कतें थी पूरे पिच पे। एक अच्छा गेम मैं कहूँगा सिटी का होता अगर वो अपने चांसेस कन्वर्ट करते। काफ़ी लोग इस गेम के बारे में काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि यार सिटी ने ये किया वो किया। मेरे ओपिनियन में सिटी ने जस्ट इस मैच को बोड़ दिया, फिनिशिंग लैक कर रही थी, अदरवाइज बहुत मेजर प्रॉब्लम थी बिकॉज दे क्रिएटेड 5 बिग चांसेस और उन्होंने बस मिस किया है भाई। यहाँ पे यू हैव टू अप्रिशिएट, अगर कुछ करना भी है तो डिफेंस ऑफ नॉटिंघम, फिलिपे लुइस को भाई अप्रिशिएट करना भाई, व्हाट अगेन ही हैड। एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको केलर नवाज को अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर द सेव दैट ही हैज मेड। मॉर्गन गिब्स वाइट को अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर द असिस्ट दैट ही हैज मेड। और भाई यहाँ पे आर्सेनल को एक फेवर किया है नॉटिंघम ने, बिकॉज तुम देख सकते हो कि टॉप ऑफ द टेबल 2 पॉइंट का गैप बचा है और आर्सेनल के पास गेम इन हैंड है। ऑब्वियसली भाई मजा आने वाला है भाई, मजा आने वाला है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। और एक और खास बात भाई, बायर्न म्यूनिख क्या होता है भाई तुम लोगों को, मतलब हराम को और बोरुसिया मुंचन ग्लैडबैक के अगेंस्ट खेलना है और हर साल हारना है हराम को। 2019 के बाद से इन लोग जीते नहीं है मुंचन ग्लैडबैक के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे यहाँ तक याद है तो 2019 के बाद से कोई विन नहीं आई है भाई बायर्न म्यूनिख की। और आज भी ग्लैडबैक ने इनको 3-2 हराया। ऑब्वियसली उपमेकानो को एक रेड कार्ड मिल चुका था अर्ली ऑन, जिसकी वजह से गेम थोड़ा स्विंग कर गया ग्लैडबैक के डायरेक्शन में, बट स्टिल भाई दिस इज बुंदेसलीगा। और क्या फाइट चल रही भाई बुंदेसलीगा में। अभी यूनियन बर्लिन का गेम है शाल्के के अगेंस्ट, तो अगर यूनियन बर्लिन अपना गेम जीतती है दे विल गो टॉप ऑफ द टेबल, नेक्स्ट लेवल। और भाई वीडियो एंड करने से पहले एक और बात लास्टली कि भाई ओसासुना को मैड्रिड ने हराया, 2-0 की विन थी। फेडी वालवर्डे ने गोल स्कोर किया और काफ़ी असेंसियो ने भी गोल स्कोर किया। सो बार्सिलोना के ऊपर है नाउ व्हाट दे कैन डू अगेंस्ट कादीज यार। तो लेट्स सी, देखते हैं गाइस। तो ये था टोटल एक टॉक फुटबॉल वीकली का एपिसोड आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, आई होप आपको क्लैरिटी मिली। सो जैसा भी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एल्गोरिथम ब्रेक करने के लिए एंड वीडियो को रैंक करने के लिए जरूर से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा। सो यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।